नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। उस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे संबंधी एमसीक्यू का एक कंप्लीट सेट होने वाला है। कंपाइलेशन होगा ये 4 सेट जो हमने कंप्लीट किए हैं। हर सेट में 10 प्रश्न होते थे और 40 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे हमने कंप्लीट किए, लगभग 45 के आसपास है। और ये सारे प्रश्न जो है जो पिछले 25 वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं, कौन से टॉपिक से, न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे, ये इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है। और ये जो सीरीज हमें चल रही है पिछले 25 वर्ष के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है 1995 से लेकर 2019 तक के। और किस परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है। ठीक है। आप तक की वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत उइके। चलिए इस कंपाइलेशन को शुरू करते हैं। सवाल है न्यायिक मुद्दे संबंधित, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। 1996 में पूछा गया सवाल है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या फिर इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। और ये अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को, पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, दूसरा, एक और भारत सरकार व राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने का अधिकार है। ठीक है। 3 प्रकार के अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 131 के तहत दिए गए हैं उच्चतम न्यायालय को, और यह इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। जब प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो किसके अधीन होता है, ये पूछा गया 1996 का यह सवाल है। ऑप्शन यहाँ पे, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की विवेकशील शक्तियों के, या फिर इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो यहाँ पे है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता के। ठीक है। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। भारत के संविधान ने, यहाँ पे हम परिभाषा पढ़ रहे हैं रीट की। भारत के संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही क्या कहते हैं, रिट। रिट के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये जो याचिका है, ये हमने यहाँ पे पढ़े, वो रिट के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। यह एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है। यह है अनुच्छेद 32। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। 1996 में पूछा गया सवाल है, किसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, या इसको सत्र न्यायाधीश भी बोलेंगे, या फिर अधिकरण न्यायाधीश, या फिर लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा, ये हम देख लेते हैं। ये सम्मिलित होगा मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत, और लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत। यानी ये सी वाला यहाँ पे अधिकरण न्यायाधीश के अंतर्गत ये नहीं होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। उत्तर हो जाएगा इसका सी। संविधान के अनुच्छेद 236 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले पदों का विवरण है, जो इस प्रकार है। इस प्रकार पदों का विवरण यहाँ पे है। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, और सहायक सत्र न्यायाधीश। तो इसके अंतर्गत ये जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले पद जो है इतने हैं। ठीक है। तो ये है आंसर इसका सी। ये अधिकरण न्यायाधीश नहीं है।
अगला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन ए और कारण आर कहा गया है। इसके अंतर्गत हमको बताने हैं ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 1997 में पूछा गया सवाल है, कौन सा एक सही है ये हमको बताने हैं। ठीक है, ये इनमें से एक कौन सा सही है ये बताने, जो ऊपर जो कथन दी है। चलिए कथन और कारण हम देखते हैं। कथन ए है, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन ना करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो क्या ये न्यायालय की अवमानना कोटि के अंतर्गत आता है? हाँ, ये बिल्कुल आता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है कारण आर। इससे संबंधित आर यहाँ पे दिया गया है, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन इसकी कथन ए की व्याख्या यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, कथन ए की व्याख्या यहाँ पे कारण आर नहीं करता है। इसके अंतर्गत हम ऑप्शन देख लेते हैं, एक और दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये गलत। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो कारण आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है, तो ये दोनों ही नहीं है। और ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन तो सही लेकिन कारण इस कथन के लिए संतुष्ट नहीं करता है, यानी इसकी व्याख्या नहीं करेगा। आंसर इसका भी, कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इस कथन की व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब कब ये परामर्श देगा? जो उच्चतम न्यायालय है वो 2001 में सवाल पूछा गया। कब देगा ये? अपनी पहल पर, या फिर तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है, जब राष्ट्रपति परामर्श मांगे तभी देगा, या फिर तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों संबंधित हो, या फिर तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। आंसर इसका बी। ठीक है, आंसर इसका बी, और ये प्रावधान अनुच्छेद 143 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये आता है। अगला सवाल है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 में सवाल पूछा गया है। तो ये जो सवाल है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कथन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, ये अभी वर्तमान में ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। मतलब ये पहले पढ़ देता हूँ उसके बाद में बताऊंगा आपको। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य एक राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर भी ये क्वेश्चन में 2 कथन यहाँ पे सही है। नहीं सॉरी, ये सिर्फ चौथा वाला सही है। यहाँ पे किसी भी संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो यहाँ पे दिल्ली का है अपना। ठीक है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, तो ये कथन भी गलत है। और यहाँ पे अभी देश में 18 नहीं, यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य पर है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस प्रश्न के संदर्भ में हम कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको इससे संबंधित प्रश्न आए तो आप हल कर सके। तो यहाँ पे भारत में 25 आप इसको कंसिडर ना करें। ठीक है, ये उस प्रश्न के अंतर्गत उत्तर दिए गए हैं, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो उस पर ध्यान दें। भारत में 25 उच्च न्यायालय है और इन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पर है। और यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। कौन सा? जो जो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना के उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, और जो 25वां है वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 25वां है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। अगला है, जिन उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय और यहाँ पे अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं 6। यहाँ पे ऐसे जो उच्च न्यायालय है जिनमें
एक से अधिक क्षेत्रों का अधिकार क्षेत्र है। गुवाहाटी का है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम में यहाँ पे अधिकार क्षेत्र है इसका। मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली, दमन और दीव में। कलकत्ता का यहाँ पे अधिकार क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केरल का है केरल, लक्षद्वीप, मद्रास का है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब और हरियाणा का पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पे 6 ऐसे हैं जिनका एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत इनका अधिकार क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसका हमने उत्तर देख लिया है। हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किसके अंतर्गत किससे दिए जाते हैं ये हमको बताना है। 2002 में सवाल पूछा गया है। भारत की समेकित निधि से, यहाँ पे बात हो रही उच्च न्यायालय की। ठीक है, उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की नहीं, उच्च न्यायालय। यहाँ पे भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से या राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। आंसर इसका बी। अनुच्छेद 112 के 3 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 अनुच्छेद 231 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, आंसर इसका बी। अगला सवाल है, विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया? भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का। 2003 में सवाल पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को या फिर विधि, न्याय और कंपनी कार्य क्षेत्र को, कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो यहाँ पे ये जो अधिकार क्षेत्र दिए गए विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में, तो ये है संसद को ये दिए गए हैं। संसद को ये अधिकार दिया गया है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का। ठीक है, आंसर इसका सी। संविधान के अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के विषय में प्रावधान है। अगला सवाल है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिकार क्षेत्र है या क्षेत्राधिकार है? 2003 में सवाल पूछा गया। आंध्र प्रदेश, कोलकाता, चेन्नई, उड़ीसा। तो यहाँ पे अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये है कोलकाता। आंसर इसका बी। आंसर इसका बी। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। जैसा कि हमने वहां पे देखा भी, 6 ऐसे यहाँ पे जो थे उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अधिक है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे ऐसा प्रावधान है। और कोलकाता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, आंसर इसका बी। अगला सवाल है, तो 4 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताने। 4 कथन यहाँ पे दिए गए, कथनों को हम देखते हैं। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। क्या सही है? हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा होती है। तो क्या सही है? हाँ ये भी सही है। तीसरा है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर किसको बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ प्लीडर क्या है? ए लॉयर हु प्लीड्स केसेस इन कोर्ट। ठीक है, जो कोर्ट में केसेस को प्लीड करता है वो लॉयर प्लीडर कहलाता है। ठीक है, अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए। तो कैसा है? हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, यदि सेशन न्यायालय मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। तो कैसा है? तो ऐसा प्रावधान भी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों कथन हमने देखे, बिल्कुल सही है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में कौन से सही है हमको बताने हैं। तो हम देख लेते 1 और 2।
2 3 और 4, 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे चारों यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। यह प्रावधान संविधान के खंड अधीनस्थ न्यायालय के अनुच्छेद 233 से 235 में वर्णित है, जो भी हमने यहाँ कथन यहाँ पे पढ़े। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इसका अध्यक्ष, कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? 2004 में सवाल पूछा गया। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन बन सकता है? ऑप्शन यहाँ पे 4 देखते हैं हम। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, सेवारत यानी जो भी वर्किंग में है। और तीसरा है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ पे है केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे जो एनएचआरसी है उसके अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो वो है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इनके अध्यक्ष बन सकते हैं इस आयोग के। आंसर है इसका सी। आंसर इसका सी। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार केवल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर इसको बोलेंगे, और गृह मंत्री, दोनों सदन के विपक्षी दल के प्रमुख तथा राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आंसर है इसका सी। केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही एनएचआरसी के अध्यक्ष बन सकते हैं। अगला सवाल है अग्रता अधिपत्र, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अग्रता का सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम। ठीक है, 2004 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है यहाँ पे 4। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य और राज्यसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, और ज्यादातर इन प्रश्नों में जो अगले ऑप्शन जो रहते हैं वो इन्हीं 4 चीजों के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन पूछेगा भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, फिर दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और संसद सदस्य और राज्यसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इन चारों का क्रम ही आगे पीछे किया गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस प्रश्न का उत्तर जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे इस प्रकार ये है क्रम है इनका, वरीयता क्रम जिसको बोलेंगे हिंदी में। पहले आते हैं प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर इस प्रकार यहाँ पे ये चलते हैं, इसका वरीयता क्रम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 4 चीजें दी गई है जिसके अंतर्गत ही ये प्रश्न घूमेगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और चौथे हैं यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये 4 चीजों के अंतर्गत ये ऑप्शन घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे हम दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद सदस्य, और तीसरे में भारत के महान्यायवादी, राज्यसभा उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और संसद सदस्य, फिर चौथे में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, राज्यसभा उपाध्यक्ष और संसद सदस्य। तो इन 4 के ही अंतर्गत ये ऑप्शन घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वरीयता के अनुसार वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले। तो यहाँ पे देखते हैं बी वाले ऑप्शन में हमको दिख रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पे है। अगले आएंगे यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, फिर चौथे में है यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चौथे में संसद सदस्य। ठीक है, तो ये क्रम हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी, वरीयता के अनुसार इसका क्रम इसका जो आंसर हो जाएगा इसका बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, और यहाँ पे संसद सदस्य। ठीक है, तो ये 4 के अंतर्गत ऑप्शन थे जो कि इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल है 2005 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे
इस प्रश्न में एक बात याद रखना कि ये 2005 में पूछा गया था, उसके संदर्भ में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये इसके जो ऑप्शन है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन के अंतर्गत जो तथ्य दिए गए वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे भारत में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, 2005 में जब ये पूछा गया था तो ये कथन यहाँ पे गलत था, लेकिन वर्तमान में ये सही है। ठीक है, वर्तमान में सही है। तो हम सही अभी वर्तमान के अनुसार यहाँ पे देखेंगे। भारत में 25 उच्च न्यायालय बिल्कुल सही है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि 6 उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र एक से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे है राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। ठीक है, क्या ये है? बिल्कुल, दिल्ली का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, बिल्कुल है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही है अभी वर्तमान के अनुसार। ठीक है, यदि 2005 के अनुसार देखें तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत था। ठीक है, तो यदि हम वर्तमान के अनुसार देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसका सी। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन उस समय के अनुसार ऑप्शन इसका ए था, लेकिन वर्तमान के अनुसार ऑप्शन इसका है सी। 1, 2, 3 सही है। भारत में 25 उच्च न्यायालय है और इन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पर है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में ही एक उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 2005 में ये सवाल पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताने हैं। कथन है पहला, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। तो क्या ऐसा है? संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती? ऐसा कर सकती है। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, विस्तारित कर सकती है। दूसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है हम देख लेते। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो केवल दूसरा सही आंसर हो जाएगा इसका बी। पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 138(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ सूची के विषयों पर उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान करती है और भारत सरकार तथा राज्य सरकार किसी करार के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान कर सकती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। 2006 में सवाल पूछा गया है, कथन और कारण यहाँ पे दिए गए, इससे संबंधित कूट के अनुसार यहाँ पे उत्तर देना है। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है और यहाँ पे कारण है इसका, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कथन जो है पहला, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र के एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। और कारण क्या है? भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, तो ये कारण यहाँ पे सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसके अंतर्गत कूट हम देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो आगे हम पढ़ने की जरूरत नहीं। ए और आर दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है। ए सही है? नहीं, ए यहाँ पे गलत है हमारा। ठीक है, ये गलत है। चौथा है आर, आर सही है, ये गलत है। तो ये गलत है आर, परंतु आर सही है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, किंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। देश में कुल वर्तमान में भी 25 उच्च न्यायालय है। कितने? 25। उस समय सवाल आया था तब ये 2006 में 21 थे, अभी वर्तमान में है 25। जिन उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, वो यहाँ पे 6 है टोटल। ठीक है, 6 उच्च न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। दूसरा है बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव के अंतर्गत है। और कलकत्ता
के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केरल के अंतर्गत है केरल और लक्षद्वीप। मद्रास के अंतर्गत है तमिलनाडु और पुडुचेरी। पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, ये अधिकार क्षेत्र इनके हैं। तो 6 ऐसे उच्च न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र में 1 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? 2006 में सवाल पूछा गया है। M हिदायतुल्लाह, AM अहमदी, AS आनंद या फिर PN भगवती। तो PIL जब लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। आंसर है इसका डी, PN भगवती। जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। इनके कार्यकाल में ही लोकहित मुकदमा भारत में लाया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2006 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन सा सही है हमको बताने हैं। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में, उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय के सिवाय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है वह उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता? तो यहाँ पर सिर्फ उच्चतम न्यायालय नहीं है, ये उच्च न्यायालय भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। तब ये कथन पूरा सही था, लेकिन यहाँ कथन ये गलत हो गया। ठीक है, पहला कथन यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय भी है। अगला है, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। तो यहाँ पे ये 5 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 10 कम से कम 10 वर्ष है। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करना वहां पे आवश्यक है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है ये हमको बताने हैं। तो केवल कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नहीं एक नहीं दो, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, नहीं एक नहीं दो, दोनों कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन गलत है, असत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 220 के अनुसार जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के पद से पदमुक्त होता है वह भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पर ऑप्शन में दिया गया था सिर्फ उच्च न्यायालय दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सॉरी उच्चतम न्यायालय बस दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय भी इसमें सम्मिलित है। उसके अतिरिक्त ये किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। इसलिए दोनों कथन यहाँ पर गलत, आंसर इसका डी। अगला सवाल है, 2007 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है ये हमको बताने हैं। कथन यहाँ पे 2 दिए गए हैं, कथन हम देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। अगला है, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो देखिए, पिछले सवाल में ही हमने इसका उत्तर जाना है, मतलब इस कथन की वैधता हमने जानी है, तो ऐसा गलत है। ठीक है, तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये कार्य कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में कोई यदि न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होता है तो ये कथन गलत है। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमने देखा। और जो पहला कथन है यहाँ पे, तो पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है इसका ए। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2009 में सवाल पूछा गया, लोक अदालतों के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है ये हमको बताने। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होगी। और क्या ये सही है? चलिए हम इसके बाद चेक करेंगे। दूसरा हम देख लेते हैं, विवाह संबंधी या पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए, जो लोक अदालत होती है उसमें विवाह संबंधी और पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इससे संबंधित पारिवारिक संबंधी और जो विवाह संबंधी जो विवाद होते हैं वो यहाँ पर सम्मिलित होते हैं।
तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन हम यहाँ देखते हैं, एक लोक अदालत द्वारा किए गए अधिनिर्णय सिविल न्यायालय के आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे सही है। उपरोक्त कथनों से हम देख लेते हैं कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो यहाँ पे केवल एक सही है, तो आंसर रहेगा इसका ए, केवल एक। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लोक अदालतें होती क्या है। लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम है जहाँ न्यायालय की लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए, न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। अगला है यहाँ पे, लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवाद आदि का निपटारा यहाँ पे किया जाता है लोक अदालतों में। ठीक है, आंसर है इसका ए, केवल जो पहला कथन दिया है वो। अगला सवाल हम देखते हैं, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 2010 में सवाल पूछा गया है लोक अदालतों के संदर्भ में। कथन हम देखते हैं, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है और उन मामलों को नहीं जो न्यायालयों में लंबित हो। चलिए आगे देखते हैं, लोक अदालतें ऐसे मामले का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के हैं। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों कथन है उसकी जांच पड़ताल हम करते हैं। लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है और उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित है। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल है, ना कि आपराधिक प्रकृति के है। और प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे गलत है। उत्तर हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त में से कोई सभी कथन यहाँ सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ क्यों। न्यायालय में लंबित मामले दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालत में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे, लोक अदालत में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, समाज सेवी, ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी के समान योग्यता रखता हो, नियुक्त हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक और कथन है हमारा, लोक अदालत दीवानी और फौजदारी सभी प्रकार के मामलों का निपटारा कर सकती है। ठीक है, तो ये कथन तीनों यहाँ पे गलत है, चौथा इसलिए सही हो जाता है। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 2012 में सवाल पूछा गया है। कथन है पहला, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, या फिर दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ये पहला कथन सही है। और ये चौथा कथन यहाँ पे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद और भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद इसके अंतर्गत नहीं आते। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। तो इससे संबंधित हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, केवल एक और दो, दो और तीन, एक और चार और तीन और चार। तो एक और चार यहाँ पे है, तो एक और चार सी वाले ऑप्शन में आंसर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन है आंसर हो जाएगा सी। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद एवं दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हल करना शामिल है। अगला सवाल है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2012 में सवाल पूछा गया। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से सही है, ये कथन ये हमको बताने। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। ठीक है, मैं इस कथन को वैसे रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कुछ मैं गलती कर दी हूँ। ठीक है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य
विधानसभा, मैंने इससे पहले राज्यसभा बोल दिया था, ठीक है, वो गलत है। ये लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है, तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, कि यहाँ पे परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, एक और दो दोनों, ठीक है। यहाँ पे परिसीमन आयोग के संदर्भ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, इसका इंग्लिश में मतलब होता है परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। और परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः होता है कि लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। परिसीमन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का कार्य करता है। और परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं और आयोग के आदेशों को कानून की तरह जारी किया जाता है और इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आयोग के आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित विधानसभा के समक्ष रखी जाती है और लोकसभा अथवा विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेशों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होती है। तो इस प्रकार ये कथन यहाँ पे जो है वो दोनों हम वेरीफाई किए हैं। ये इस प्रकार होता है परिसीमन आयोग के अंतर्गत। तो इसलिए आंसर है इसका सी, एक और दो दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल यहाँ पे, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है उच्चतम न्यायालय की? 2012 में सवाल पूछा गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये हमको बताने। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा प्रावधान है। अगला है यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये गलत है, ठीक है। अब ये गलत क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में। न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो ये कथन सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय में के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। तो ये कथन भी यहाँ पे गलत है, केवल पहला और तीसरा सही है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है हम देख लेते हैं। केवल एक और तीन, तीन और चार, चार, एक दो तीन चार। तो यहाँ पे केवल एक और तीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ए। संविधान में कार्यरत किसी जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, इसलिए हमने ये गलत किए थे दूसरा कथन, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। और भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए कथन एक और तीन यहाँ पे सही है, आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2013 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताने हैं। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज में कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है और यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो क्या है ये जो कथन दिए गए हैं इसके अंतर्गत ये सही है गलत है ये हमको देखना है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है और यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, एक और दो दोनों। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको नालसा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है और यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, ठीक है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका सी। अब जो टॉपिक आ रहे हैं अधिकार संबंधी मुद्दे हैं और इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। 1995 का सवाल है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।
इसके अधीन, यानी ये 4 ऑप्शन है, इसके अधीन, इनमें से किसके अधीन यहाँ पे वर्गीकृत किया जाएगा, ये हमको बताना है आर्टिकल 15 को, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। तो जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 यानी ये धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, उसको समता के अधिकार यानी समानता के अधिकार के अंतर वर्गीकृत किया जाएगा। आंसर है इसका डी। 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है, यहाँ पे समानता के अधिकार संबंधी मुद्दे यहाँ पे दिए गए हैं। और 14 से 18 मतलब यहाँ 15 है, यहाँ 15 पूछा गया तो 15 इसके बीच में आएगा। तो जो डी वाला उत्तर है इसका समता का अधिकार, वो इसका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे है। और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 यहाँ पे संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे गलत है, सिर्फ पहला जो चौथा है वो यहाँ पे सही है, समता का अधिकार। और 3 की गलती हमने यहाँ पे देख लिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। 1996 में सवाल पूछा गया है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया जा सकता, यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसके अंतर्गत हमको बताना है इसके उत्तर से संबंधित, इन कूटों संबंधित कौन सा उत्तर इसका होगा। इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतर्करण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो यहाँ पे ये जो किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों कथन जो दिए गए हैं वो सही है। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 1 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। ये तीनों कथन यहाँ पे जो दिए गए, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध यहाँ पे नहीं है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। 1999 का सवाल है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो जो ब्रिटिश नागरिक है वो दावा कौन कौन से कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता के आधार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के आधार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का। ये 3 दावों कर सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दावा कौन सा नहीं कर सकता, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। आंसर हो जाएगा इसका ए। आंसर हो जाएगा इसका ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 भारतीय नागरिक के साथ साथ अन्य नागरिकों पर भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसलिए आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। 2 में सवाल पूछा गया है, अनुच्छेद 16 से 20, 14 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद 14 से 18, आंसर है इसका सी। इसका जैसा कि हमने पिछले जो प्रश्न है उनमें इसके बारे में देखा, तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार के बारे में है। और हम जान लेते हैं मौलिक अधिकारों के 6 भाग है यहाँ पे। समानता का अधिकार 14 से 18 है, जैसा कि यहाँ प्रश्न पूछा गया था। अगला है, हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकारों के 6 भाग यहाँ पे दिए गए। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा किस अधिकार को यहाँ पे कहा गया है, B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये हमको बताना है। 2002 में सवाल पूछा गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है यहाँ पे संविधान उपचार का अधिकार। संविधान उपचार का अधिकार आंसर है इसका डी। कुछ और जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में आर्टिकल 32 में उल्लिखित है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी यह वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों अन्य मौलिक अधिकार जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मौलिक अधिकार भारत का संविधान 6 मौलिक जो अधिकार है वो प्रदान करता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये इस प्रकार जो 6 मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका यदि हनन होता है तो यहाँ पे इनका यदि हनन होगा तो उसके लिए ये है आर्टिकल 32, यानी वह मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रखता है। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 में सवाल पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताने हैं। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, और ये जो सवाल है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये जो सवाल है और ये कथन है इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे दूसरा हम पढ़ेंगे, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 ए उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया। तो यहाँ पे जो कथन है, पहला कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार संबंधित है, तो ये कथन गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, हाँ तो ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। और तीसरा कथन जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 ए उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया है, ये कथन गलत है, सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तो उपरोक्त कथनों में से हम चेक कर लेते हैं, केवल दो और तीन, एक तीन, एक दो तीन, तो यहाँ पे दूसरा है कथन सही, तो आंसर रहेगा इसका ये, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। अनुच्छेद 301 व्यापार व व्यवसाय के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार व व्यवसाय से संबंधित है। और भारतीय मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) जी के तहत मौलिक अधिकार में रखा गया था, किंतु संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। और कुछ जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए संपत्ति के अधिकार संबंधी, राइट टू प्रॉपर्टी से। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भले ही संपत्ति के अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसके बावजूद भी राज्य किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से उचित प्रक्रिया और विधि के अधिकार का पालन करके ही उसे वंचित कर सकता है। ठीक है, तो ये है संपत्ति के अधिकार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आंसर है इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे 2, यानी आंसर है इसका ए। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2010 में सवाल पूछा गया, उपरोक्त में से कौन से बाल अधिकार है ये हमको बताने। कथन जो पहला है विकास का अधिकार, दूसरा है अभिव्यक्ति का अधिकार, तीसरा है मनोरंजन का अधिकार। तो यहाँ पे बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में इनमें से बाल अधिकार कौन से है? तो विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और मनोरंजन का अधिकार, तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल एक और तीन, 2 और 3, 1, 2, 3, तो तीनों ही यहाँ पे इसके अंतर्गत आएंगे बाल अधिकार के अंतर्गत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार को 20 नवंबर 1989 को लागू किया गया था और इसके अंतर्गत दिए गए सभी अधिकार आते हैं, यानी ये जो 3 अधिकार दिए हैं वो तीनों आते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2010 में सवाल पूछा गया, उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है, ये हमको बताने हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है।
भारत का जो उच्चतम न्यायालय है राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। कब सलाह देगा यहाँ पे ये बताना है हमको। स्वप्रेरण पर, व्यापक लोकहित के किसी विषय में, या फिर यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पे भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय में सलाह देता है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तब। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे नहीं है। स्वप्रेरणा पर नहीं देता, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकार संबंधित है तब ये नहीं देता है। यदि वह ऐसी सलाह कोई मांगेगा, ठीक है, मांगेगा तब जाके ये उच्चतम न्यायालय सलाह देता है राष्ट्रपति को। तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। उपरोक्त कथनों में से हम देखते हैं केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक और दो। तो आंसर है इसका बी, केवल दो यहाँ पे सही है। ठीक है, केवल दो। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, ये यहाँ पे दिया गया। अगला सवाल है, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। 2011 में सवाल पूछा गया। बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन यहाँ पर सही है, ये हमको बताना है। यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। क्या ये कर सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है ये कथन। ठीक है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। अगला है, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो केवल एक और तीसरा यहाँ पे सही है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो यहाँ पे एक और तीन आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के पास ये अधिकार है कि वह 50% तक सीटें अपने समुदाय के लिए आरक्षित कर सकती है। और ये बताया गया उच्चतम न्यायालय का फैसला सेंट स्टीफन कॉलेज मुकदमा में 1992 SCC 558 के तहत। भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के साथ साथ अन्य प्राथमिकता वाले ऋणों के तहत बैंक क्रेडिट का उचित हिस्सा मिल सके। ठीक है, आंसर है इसका सी, एक और तीन। अगला सवाल है, भारत में विकलांग व्यक्तियों यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यहाँ पे शब्द दिव्यांग हम कहना चाहेंगे इसको। ठीक है, नाम यहाँ बदल दिया गया, दिव्यांग नाम से हम संबोधित करते हैं। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों पर्सन विद डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन से लाभ उपलब्ध है? 2011 में सवाल पूछा गया। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये हमको बताने। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। तीसरा है, सार्वजनिक भवनों में ढाल उपलब्ध होना। ढाल यानी जैसे आप ट्रेन सफर करने आते हैं, जब आप प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन में जब आप वहाँ देखते हैं सीढ़ी के साथ साथ वहाँ पे ढलान वाली सीढ़ी भी रहती है। ठीक है, ढलान वाली सीढ़ी, जहाँ से ये जो दिव्यांग व्यक्ति है वो वहाँ से उतर सकते हैं या अपने व्हीकल के द्वारा नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना यहाँ पे बताया गया है कथन में। तो हमको देखना है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो ये कथन सही है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा कथन जो है व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन करना, ये भी है इसके अंतर्गत। और सरकार द्वारा चलाया जा रहा है स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, तो ये है जो भारत में विकलांग व्यक्ति है उनके वैधानिक स्तर पर उन्हें ये लाभ प्राप्त है। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो तीनों कथन यहाँ पे सही, आंसर रहेगा इसका डी। आंसर रहेगा इसका डी। भारत में विकलांग, सॉरी मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये दिव्यांग व्यक्ति है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन किया जाएगा तथा सार्वजनिक भवनों में ढाल वाला स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। व्हीलचेयर की पहुंच वाले
शौचालय, लिफ्ट तथा एलिवेटर्स में ब्रेल लिपि में तथा ध्वनि संकेतक की उपलब्धता, अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ढलुआ मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह अधिनियम सरकारी तथा स्थानीय निकाय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से अधिसूचना जारी किए जाने का प्रावधान स्थापित करता है, जिससे उन्हें रियायती दर पर भूमि प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये लाभ इनको दिए जाते हैं दिव्यांग व्यक्ति को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2011 में सवाल पूछा गया है। ये कथन यहाँ पे है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इस प्रश्न की मांग क्या है। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपरोक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानव अधिकार या अधिकारों में आता है या आते हैं? मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भोजन का अधिकार। तो यहाँ पे हमको चेक करना है, कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे मानव अधिकार की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भोजन का अधिकार, ये मानव अधिकार के अंतर्गत आता है तीनों ही। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। तो एक, दो और तीन यहाँ पे है, तो आंसर रहेगा इसका डी। आंसर रहेगा इसका डी। ठीक है, तीनों ही इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 25 में भोजन का अधिकार दिया है और अनुच्छेद 21(2) में समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26(1) में शिक्षा का अधिकार है। और ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? ये मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, इसके अंतर्गत ये है। आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है, हमको बताना। 2012 में सवाल पूछा गया। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है। कथन देखते हैं। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, नमूने ले सकते हैं खाद्य की जांच करने के लिए। जैसा कि आप किसी मिष्ठान की दुकान में आते हैं तो पहले आप चेक करते हैं ना कि मिठाई कैसी है, टेस्ट करके दिखाइए। तो ये कथन उसी की ओर इशारा कर रहा है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये कथन सही है। अगला है, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख से कम का यदि मामले तो वहाँ पे फीस नहीं देनी होगी। यदि 5 लाख से अधिक के मामले तो यहाँ पे फीस देनी होगी। ठीक है, तो ये कथन दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। यदि यहाँ पे ये हमको बता देता है कि कोई लिमिट यहाँ पे यदि कथन में देता तो हम उसके अंतर्गत सोचते। तो लिमिट नहीं दिया, सिर्फ ऐसा बोला गया यहाँ पे कि कोई फीस नहीं देनी होती। तो यहाँ पे एक लिमिट है, लिमिट के ऊपर यदि केस जाएंगे, उस मूल्य के केस जाएंगे तो यहाँ पे फीस देनी होगी। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा है, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा यहाँ पे कथन सही है। सही वाले हमको चुनना था। केवल 1, 2 और 3, केवल एक और 3, 1, 2 और 3। तो केवल 1 और 3 यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता को खाद्य पदार्थों की जांच एवं नमूने लेने का अधिकार है। और किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। आंसर इसका सी। और अगला सवाल है यहाँ पे, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र यदि राज्यों के बीच विवाद यदि होते हैं तो इनका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति इसमें से किसके अंतर्गत आएगी, हमको बताना। 2014 में सवाल पूछा गया है। परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या फिर रिट अधिकारिता के अंतर्गत। यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आएगी यहाँ पे मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आंसर है इसका सी। यह मूल जो यहाँ पे दिए गए केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय में जो यहाँ पे इसके संदर्भ में यह मूल अधिकारी के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय देता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिक्षेत्र अधिकार और शक्ति को निम्न रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया जा सकता है। मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार,
अपीली क्षेत्र अधिकार, अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, रिट अधिकारिता, परामर्शी या सलाहकारी अधिकारिता, पुनर्लोकन का अधिकार, संविधान का संरक्षक, अन्य शक्ति एवं अधिकारिता है। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है हमको वो है मौलिक अधिकार, मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्र अधिकार, मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्र अधिकार इसके अंतर्गत ये है। मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत क्या चीजें आती है? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। पहला है भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच के विवाद। एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के विवाद। और यहाँ पे परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद। ठीक है, तो ये आता है मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। अगला सवाल है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताना है। ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं दोनों, इनके अंतर्गत हमको बताना। 2016 में सवाल पूछा गया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है, सही वाले हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ग्राम न्यायालय संबंधित, ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित। इस नियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे गलत है। यह केवल सिविल मामलों की सुनवाई नहीं करता, और भी मामले की सुनवाई यहाँ पे करता है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। हाँ, ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हम देख लेते केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना दो एक नहीं दो। तो यहाँ पे उत्तर रहेगा इसका बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसका उत्तर है। ग्राम न्यायालय आपराधिक मामले, दीवानी मामले, दावे या आपत्ति जो पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है की सुनवाई करते हैं। ठीक है, इनकी सुनवाई ग्राम न्यायालय करते हैं, ग्राम न्यायालय यहाँ पे करते हैं। जहाँ तक संभव है यह अपेक्षा की जाती है कि ये दोनों पक्षों के बीच सुलह करके विवादों के निपटारे का प्रयास करें, और इसके लिए वे नियुक्त सुलहकर्ता की मदद ले सकते हैं। संदर्भ पेज 601 इंडिया एयरबुक 2016। न्यायपालिका शीर्षक में कहा गया है कुछ प्रदेशों में पंचायत न्यायालय का अन्य नामों, पंचायत न्यायालय को अन्य नामों जैसे कचहरी, न्याय पंचायत, पंचायत अदालत और ग्राम कचहरी के नाम से छोटे और स्थानीय प्रवृत्ति के दीवानी और आपराधिक विवादों के फैसले से कार्य करती है। इसका मतलब जो पहला कथन है वो सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। और दूसरा है यहाँ पे इस अधिनियम के तहत जिला न्यायालय डीएम के परामर्श के तहत सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की पैनल तैयार करता है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है, आंसर है इसका बी, केवल 2। अगला सवाल है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? 2017 में सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। विधि और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। दूसरा है विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। तीसरा है न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। चौथा है न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो यहाँ पे भारत के न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य के विधायी और कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है। यदि उनमें कोई भी असंवैधानिक त्रुटि दिखती है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। ठीक है, राज्यों के जो उच्च न्यायालय उनको भी प्राप्त है। अगला है विधि का नियम सूचकांक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सूचकांक या फिर ये इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है, ये हमको बताना। 2018 में पूछे गए सवाल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय या फिर विश्व न्याय परियोजना। तो जो विधि का नियम सूचकांक है वो जारी किया जाता है विश्व न्यायालय परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, आंसर है इसका डी, आंसर इसका डी। विधि का नियम सूचकांक विश्व न्यायालय परियोजना द्वारा जारी किया जाता है। विश्व न्यायालय परियोजना एक स्वतंत्र बहुआयामी अमेरिकी संगठन है। इसकी स्थापना 2006 में विलियम एच न्यूकॉम द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और WJP 3 माध्यमों के
आधार पर ये काम करता है। अनुसंधान और छात्रवृत्ति कानून सूचकांक के WJP नियम और व्यवसाय। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी, विधि का नियम सूचकांक। यहाँ पे आपके लिए सवाल ये है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय ये कौन से सूचकांक देते हैं, ये आप बताइए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसा कि मैं आपको सभी प्रश्न में सभी चारों ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इस प्रश्न में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए तीनों के बारे में बताना, बहुत ही आसान सवाल है। आप गूगल कीजिए या फिर नहीं गूगल ही करेंगे आप, या नेट में गूगल कर सकते हैं, याहू कर सकते हैं, बिंग कर सकते हैं, जो भी करना है कीजिए, पर सर्च कीजिए। बेसिकली मतलब ये है ताकि आपके माइंड में एक्सरसाइज हो और ये आप याद रखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताने 2018 में सवाल पूछा गया। शिक्षा के अधिकार संबंधित यहाँ पे सवाल है सारे। ठीक है, जो कथन है वो दिए गए हैं। शिक्षक अधिकार यानी RTE अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने वाले नियुक्त होने के लिए अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है, तो ऐसा नहीं है। ये पहला और दूसरा कथन बस यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा नहीं, तीसरा गलत है। ठीक है, ये जो पहला दूसरा कथन में जो कथन दिए गए वो सही है। ऊपर के कथनों में से कौन सा सही है हमको देखना है। 1 और 2 केवल 2, 1 और 3 केवल 3, तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। आंसर है इसका ए। आंसर हो जाएगा इसका ए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से देश में प्रभावी है और इस अधिनियम में धारा 23(2) के तहत प्राथमिक स्तर पर जिन शिक्षकों के पास 31 मार्च 2015 तक यानी 5 वर्ष के दौरान न्यूनतम योग्यता नहीं था, उन सभी के लिए हाल ही में किए गए संशोधन के जरिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना जरूरी होगा। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के 9वें संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2015 की स्थिति में 31 मार्च 2019 यानी 4 साल तक इस तरह के प्रशिक्षण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अकादमिक प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम योग्यता प्राप्त करें। ठीक है, आंसर है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार की 2019 में सवाल पूछा गया है। सवाल की मांग क्या है, ऊपर में से कौन से कथन सही है ये हमको बताने। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या बांस को काट के गिराने का अधिकार है यहाँ पे वन निवासियों को? नहीं, ऐसा नहीं है। एक कथन यहाँ पे गलत है। अगला है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौड़ वनोपज है। हाँ, ये सही है। ठीक है, ये सही है, बांस एक गौड़ वनोपज है। तीसरा है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौड़ वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। हाँ, ये भी सही। दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑपरेट कथनों में हम देख लेते हैं कौन सा सही है। 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 3 और 1 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे सही है। आंसर हो इसका बी, केवल 2 और 3। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत सरकार वन और वन विभाग को वनों के किसी भी क्षेत्र को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए अधिसूचित करने का अधिकार है। इसी कानून के तहत रक्षित वनों को छोड़कर राज्य सरकार किसी भी वन भूमि को संरक्षित वन घोषित करती है। वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काटने का अधिकार नहीं है। और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है एवं वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति यहाँ पे देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है। आंसर है यहाँ पे बी। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार
को संरक्षण देता है। 2019 में सवाल पूछा गया। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 29। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये आंसर है यहाँ पे बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आंसर है बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ठीक है, आंसर है इसका बी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर चुके हैं न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे से संबंधित एमसीक्यू, जो कि पिछले 25 वर्षों में पूछे गए हैं, सारे यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए हैं। आई होप आपको ये जो हमारा अवलोकन है वो अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और अपने जो भी सवाल या सुझाव हो कमेंट में कमेंट कर जरूर बताएं, और कैसा लगा ये वीडियो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।